बात करेंगे आइडिया के बारे में कि आइडिया क्या होता है। वो कंपनीज, वो ब्रांड्स जो कि आज पूरी दुनिया पे लीड कर रहे हैं। एक छोटा सा ख्याल, एक छोटा सा आइडिया कितना बड़ा बन सकता है, ये हम देखेंगे इन रियलिटी। मैं आपको बताता हूं दो कंपनीज के बारे में। इन दोनों का नाम सबने सुना होगा। क्या बैकग्राउंड था, स्टार्टअप कब लिया गया, क्या इसके पीछे सोच थी और आज ये कंपनीज कहां खड़ी हैं। दोस्तों बात करेंगे आइडिया के बारे में कि आइडिया क्या होता है। अगर मैं इसकी मीनिंग उर्दू में इसको ट्रांसलेट करूं तो ख्याल को, किसी ख्याल को हम कहते हैं आइडिया। बट आइडिया एक्चुअल में कैसे जनरेट होता है, वो कौन सा प्रोसेस है जिससे हम आइडिया को जनरेट करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल होते हैं। आइडिया एक एंटरप्रेन्योर के लिए एसेट होता है। इस आइडिया से मुंसलिक बहुत सारी होप्स, विशेस और आपकी बहुत सारी इमोशनल एफिलिएशन इसके साथ जुड़ी होती है। जब आप आइडिया को बनाते हो, आइडिया को बॉन्ड करते हो, उसी आइडिया से आपको बहुत कुछ करना होता है। उस एक आइडिया पे जो कि आपकी एक वर्चुअलाइजेशन होती है, जो कि आप सोचते हो कि मैंने इन फ्यूचर ये करना है, ये करके दिखाना है, इन टारगेट्स को, इन गोल्स को अचीव करना है, इतने नंबर्स जनरेट करने हैं, इतने बड़े लेवल पे पेनिट्रेट करना है। ये सब कुछ होता है एक छोटे से वर्ड आइडिया के बेस के ऊपर। तो आइडिया क्रिएशन या फिर मैं कह लूं आइडिया जनरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। इस पे कोई बात नहीं करता, हम डायरेक्ट इस पे आते हैं कि सर आप कोई नीड आइडेंटिफाई करो, आप एक आइडिया जनरेट करो दैट शुड बी इनोवेटिव, और उसके बाद आपने स्टार्ट करना है कोई बिजनेस। सर बिजनेस बहुत दूर की बात है, इंप्लीमेंटेशन बहुत दूर की बात है। सबसे पहले हम ये तो समझे कि आइडिया को कैसे प्यूरिफाई करना है, कैसे ये गेज करना है कि वो आइडिया एक्चुअल में इंप्लीमेंटेबल है भी या नहीं है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ रियल टाइम एग्जांपल से। वो कंपनीज, वो ब्रांड्स जो कि आज पूरी दुनिया पे लीड कर रहे हैं। एक छोटा सा ख्याल, एक छोटा सा आइडिया कितना बड़ा बन सकता है, ये हम देखेंगे इन रियलिटी। मैं आपको बताता हूं दो कंपनीज के बारे में, उबर और एयरबीएनबी। इन दोनों का नाम सबने सुना होगा। क्या बैकग्राउंड था, स्टार्टअप कब लिया गया, क्या इसके पीछे सोच थी और आज ये कंपनीज कहां खड़ी हैं। तो आए स्टार्ट करते। सो गाइस, 85 कंट्रीज में ऑपरेट करने वाली दुनिया की लीडिंग टैक्सी ब्रांड, जिसको उबर के नाम से जाना जाता है, 2009 में स्टार्ट होती है। 12 सालों के अंदर 62.35 बिलियन की कंपनी बन जाती है। आज की डेट के अंदर उबर की एस्टिमेटेड वैल्यू 62.35 बिलियन के नियर अबाउट है। 85 कंट्रीज, एक दिन के अंदर मोर देन 19 मिलियन राइड्स ये कंपनी देती है। अच्छा, इसके अलावा 2009 में जब ये स्टार्टअप स्टार्ट हुआ उबर कैब के नाम से, तो इसके पीछे लॉजिक क्या थी कि दो डेवलपर्स थे जिनका बैकग्राउंड आईटी से था। उन्होंने ये सोचा कि हम इतने महंगे ड्राइवर्स अफोर्ड करते हैं, क्यों ना कोई ऐसा आइडिया लेके आया जाए जहां पे हम प्राइवेट व्हीकल के जो चार्जेस हैं उसको रिड्यूस करें। इस कंपनी के बारे में कहा जाता है कि डू नॉट ओन एनी सिंगल व्हीकल। इन्होंने आइडिया को ऐसे बनाया, ऐसे जनरेट किया कि कोई गाड़ी लेनी भी नहीं पड़ी और दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां भी इन्हीं की चलती हैं। सो दोस्तों, इसी तरह से एक और एग्जांपल, एक और स्टार्टअप जो कि 2009 में ही स्टार्ट हुआ, 8 और 9 के बिटवीन 12 से 13 सालों में इस कंपनी की नेटवर्थ आज नियर अबाउट 113 बिलियन डॉलर्स है। ये कंपनी मार्केट में आई एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके। कॉन्सेप्ट ये था कि हमने किस तरीके से जो है वो जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा प्रेमिसेस है, अगर आपके पास जो है वो कोई एक्स्ट्रा रूम है या आपके पास कोई ऐसी जगह है जिसको आप खुद यूटिलाइज नहीं करते बट आप उसको ओन करते हो और आप उसको रेंट पे देना चाहते हो,
इन अदर मीनिंग्स ये एक कॉन्सेप्ट मार्केट में पेनिट्रेट करवाया कि अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा स्पेस है तो उसको रखने की जरूरत नहीं, बल्कि आप उससे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। आपने क्या करना है, हमें अपने पास रजिस्टर्ड करवाना है, अपने स्पेस की स्पेसिफिकेशन एंड स्पेक्स देने, हम आपके स्पेस को रेंट आउट करने में मदद देंगे। दूसरी तरफ कॉन्सेप्ट ये था कि हम उन कस्टमर्स को, उन कंज्यूमर्स को जो कि महंगे होटल्स अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनको ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस देंगे, चीपर ऑप्शंस देंगे कि कोई भी बंदा जो ट्रैवल कर रहा है या स्टडीज करने आया हुआ है एक सिटी से दूसरे सिटी, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, उसके लिए एक मीडियम प्रोवाइड करें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहां से वो अपनी अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक जहां के जगह को ले सके, रेंट आउट कर सके। सो दूसरी तरफ कॉन्सेप्ट ये था कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जो लोग सिटीज से, अपने सिटी से दूसरे सिटीज आते हैं, या जो लोग ट्रैवल करके मेन सिटीज में आते हैं विद इन द सेम कंट्री, इन लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जहां पे वो उन होटल्स की बाउंडिंग से बाहर आ जाए, जहां पे उनके पास ऑप्शन ज्यादा हो, जहां पे वो अपनी अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से अपनी मर्जी का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकें। सो गाइस, इस हिस्ट्री को बताने का मतलब ये था कि आपको ये बात समझ जाए कि इन दोनों सक्सेसफुल स्टार्टअप्स के पीछे हमें एक लॉजिक मिलती है। एक लॉजिक ये कि आइडिया जब जनरेट किया गया तो एक तरफ मार्केट की नीड को देखा गया, मार्केट के गैप को देखा गया। सो दोस्तों, अगर हम इन दोनों स्टार्टअप्स को स्टडी करें, जो मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बताई है, अगर आप इसको डिटेल में जाके स्टडी करना चाहें तो जरूर कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। आते हैं लेसन की तरफ। लेसन क्या मिलता है कि जब ये आइडियाज जनरेट हुए, दोनों आइडियाज को देखें, उबर को उठा के देखें, एयरबीएनबी को उठा के देखें, इन दोनों के पीछे कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट था कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को रिलीफ देना, उनकी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंगली काम करना, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। मीनवाइल इन्होंने क्या किया कि अपनी इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर लगा दी। इन्होंने कोई होटल बाय नहीं किया, कोई फिजिकल स्पेस, कोई फिजिकल काम, बल्कि इन्होंने विन विन सिचुएशन के अंदर एक कस्टमर को ही वेंडर भी बना दिया और उसी वेंडर को अगेन कस्टमर बना दिया। लेट्स सपोज आपके पास गाड़ी है, आपके पास टाइम है, आपके पास जॉब नहीं है, या आपके पास कोई एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट निकलता है, तो आप उबर के ड्राइवर बन जाते हो। आपने मोबाइल से ऐप को ऑन किया और आपने एज अ साइड एसेल, या फिर आप कह लें एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए, या आपके पास कोई इनकम का आमदनी का जरिया नहीं है, तो आपने उबर की ऐप ऑन करी और आप एज अ कैप्टन जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं। यूजर की सेटिस्फेक्शन के लिए वही यूजर जब दूसरी जगह पे मूव करता है या उसकी एंगेजमेंट्स या उसकी मसरूफियत एज पर टाइम चेंज हो जाती है, तो क्या होता है, जो कैप्टन था वही उस प्रोडक्ट का यूजर बन जाता है। सिमिलरली अगर हम देखें एयरबीएनबी को, तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया कि कस्टमर को एक तरफ से ऐसे सेटिस्फाई किया कि हम आपको कपल ऑफ ऑप्शंस देंगे, प्राइस रेंज देंगे, कंपैरिजंस देंगे। मीनवाइल वही कस्टमर जब ट्रैवल करता है तो वो ऑटोमेटिकली अगेन कहीं पे वेंडर बन रहा होता है और कहीं पे कस्टमर बन रहा होता है, यानी उस चीज को कंज्यूम भी खुद कर रहा है और उसको प्रोवाइड भी खुद कर रहा है। तो ये एक वो लॉजिक होती है कि जब आप मार्केट के अंदर चीजों को पेनिट्रेट करवाना चाहते हैं तो आप इतने आराम से मार्केट के अंदर छा जाते हैं। क्यों? आपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक वो काम कर दिया जिसको कस्टमर को एडॉप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की लोकल मार्केट में, तो आप यही चीज ऑब्जर्व करेंगे। OLX के साथ इन्होंने एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बोला कि आप अपनी वर्चुअल शॉप से, आपके पास कोई भी प्री लव्ड आइटम है या न्यू आइटम है, व्हाटएवर, कुछ भी आप सेल करना चाहते हो अपनी मर्जी से आ जाओ, ऐड लगाओ, उसको सेल कर दो।
हिट हो गए। इसी तरह दराज आया, दराज ने बोला आप आ जाओ अपनी वर्चुअल शॉप्स खोल लो, हम भी प्रोडक्ट देंगे, हमारी अपनी भी इन्वेंट्री है, बट आप अगर कुछ सेल करना चाहते हो आप डायरेक्ट कर दो। तो क्या है, वही कस्टमर जो कि वेंडर भी है दराज का, और वही वेंडर जो कि दराज का ही कस्टमर है, शॉपिंग भी दराज से कर रहा है और सेल भी दराज से कर रहा है। तो ये कुछ ऐसे बिजनेस मॉडल्स हैं जो कि मार्केट में सक्सेस कर गए। मीनवाइल जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, अगर नहीं देखी तो ऊपर लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर देखिएगा, जिसके अंदर मैंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर वो कौन से स्टार्टअप्स जो कि बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हुए बट फेल हो गए। Sukoon.pk क्या किया, आपको डिफरेंट फैसिलिटीज, डिफरेंट सर्विसेज ऑफर की, बट कस्टमर की नीड थी, आइडिया बुरा नहीं था, कस्टमर की नीड थी, बट आपने वहां पे कस्टमर को ये रिलैक्सेशन नहीं दी कि भाई लेट सपोज अगर कुछ ऐसा हो जाता कि Sukoon.pk के ऊपर हम खुद ही मैकेनिक वहां पे अपने आप को आके रजिस्ट्रेट करता, अपनी सर्विसेज के चार्जेस डालता और डायरेक्टली मैं खुद कॉल करके बुलाता, यानी मैं ही कस्टमर भी बन जाता और मैं ही वहां पे वेंडर भी बन जाता, तो शायद और अच्छा रिजल्ट आ सकता था वहां पे। सो हमें जब भी किसी आइडिया को बॉन्ड करना है, हमें देखना है मार्केट की नीड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन तमाम चीजों के अलावा कि कस्टमर, एग्जिस्टिंग मार्केट क्या इस चीज को एडॉप्ट करेगी, क्या लोगों को पसंद आएगा, पसंद आएगा तो कितना परसेंट आएगा, जितना परसेंट आएगा क्या मेरे वही टारगेट है। सो बहुत सारी चीजें जो कि हम आगे जाके लर्न करने वाले हैं। सो कम बैक टू द टॉपिक के आइडिया जनरेशन के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो आपको दो एग्जांपल्स दी बिजनेसेस की कि किस तरीके से इन्होंने ग्रो किया और वो क्या वजह थी ग्रो करने की। अब हम बात करते हैं कि आइडिया जो कि हमने सिलेक्ट करना है या जनरेट करना है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि हमने मार्केट नीड तो आइडेंटिफाई करनी है, यानी प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे हैं कि आइडिया को जनरेट कैसे करना है। तो सर आइडिया को जनरेट करने के लिए अपने दिमाग से नहीं, हम चलते हैं कस्टमर के दिमाग को, कस्टमर माइंडसेट को स्टडी करने। जब हम कस्टमर माइंडसेट को स्टडी करते हैं, बिकॉज जो बिजनेस मैं करने जा रहा हूं, जो प्रोडक्ट या जो सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूं, वो मेरा नहीं है, मेरे कंज्यूमर का है। मुझे उस पर पैसे स्पेंड नहीं करने, मुझे उसको सेल करना है। तो जो कंज्यूम करेगा, मुझे उसके लेवल पे खड़े होके उसके ग्राउंड से देखना होगा कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सो आइडिया को जनरेट करने के लिए हम इसे फर्दर डिवाइड करते हैं 4 बेसिक स्टेप्स के ऊपर। नंबर 1 प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, नंबर 2 इंफॉर्मेशन सर्च, नंबर 3 इवैल्यूएशन, नंबर 4 प्रोडक्ट चॉइस या फिर अदर कंपैटिटर्स। सो अगर हम बात करें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन पे, तो ये वही बात आ जाती है कि मार्केट नीड या फिर मार्केट गैप क्या है। ठीक है, तो जब भी आज से पहले हमने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ा या सुना होगा, लेक्चर्स लिए होंगे, बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं या फिर आपने सेमिनार्स अटेंड किए, तो आपसे एक ही बात कही जाती होगी, जो कि आपको भी पता है कि भाई आइडिया कहां से जनरेट करना है, कोई ना कोई मार्केट की गैप या फिर मार्केट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। बट अब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में आपने अपनी रियल मार्केट को, जहां पे आप काम करने की डिजायर रखते हो, लेट सपोज आप पाकिस्तान में काम करना चाहते हो, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है, आप पाकिस्तान के किस सिटी में काम करना चाहते हो, आप डेफिनेटली हमारे लिए कंफर्टेबल होता है कि मैं जहां पे रहता हूं, जो मेरी डेमोग्राफिक्स है, डेमोग्राफिक्स हम कहते हैं कि मेरी लोकेशन क्या है, मेरा एरिया क्या है, मेरा कल्चर क्या है, मैं किस सेगमेंटेशन में काम करना चाह रहा हूं, मेरा कंज्यूमर कौन होने वाला है। तो ये सारी चीजें हमें पहले से पता होनी चाहिए। अगर हमें नहीं पता, हम आइडिया को जनरेट कर रहे हैं, अगेन आप हाई रिस्क पे जा रहे हैं। तो रिस्क को मिनिमाइज करें। सबसे पहले
आइडिया की जनरेशन से। जब हम प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो हम अपने डेमोग्राफिक्स में जाते हैं। अगर मैं पाकिस्तान के अंदर कराची में रहता हूं और कराची के भी स्पेसिफिक एरिया के अंदर रहता हूं, तो मैं वहां से आइडेंटिफाई करना शुरू करूंगा कि मैंने किस प्रॉब्लम पे काम करनी है। मुझे पूरे पाकिस्तान के लिए कोई एक प्रॉब्लम है जिसको रिजॉल्व करना है, या फिर मैं स्पेसिफिकली अपने इस सिटी की किसी प्रॉब्लम को, किसी गैप को आइडेंटिफाई करके सॉल्व करने जा रहा हूं, या मैं स्पेसिफिकली किसी एरिया की, अगर मैं डिफेंस में हूं तो वहां की प्रॉब्लम्स अलग हैं, अगर मैं मलीर में हूं, अगर मैं जौहर में हूं, अगर मैं गुलशन में हूं, तो यहाँ की प्रॉब्लम्स अलग हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। तो इट डिपेंड्स कि आप किस लेवल पे। आइडिया का मतलब ये नहीं है कि आपने जस्ट कोई बहुत ही बड़ा आइडिया सोचना है, आपने कोई रॉकेट बनाना है, नहीं। आइडिया है, एक ख्याल है, उसकी मार्केट डिपेंड करती है आपकी कैपेबिलिटी से कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या आपके अंदर कितनी एबिलिटी है उस सेटअप को स्टार्ट लेने की, कि कहां से आपने कितना बड़ा स्टार्टअप लेना है, आपके पास टीम कितनी है। ये बहुत सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी चादर से पैर बाहर निकाल के कोई बहुत ही बड़ा आइडिया लेके बैठ जाएं, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट ना कर सके। अपने डेमोग्राफिक्स को सामने रखते हुए अब आपने ये आइडेंटिफाई किया कि मेरे इस स्पेसिफिक एरिया में, मेरे इस कंट्री में, मेरे इस सिटी में इस सर्विस की या इस प्रोडक्ट की नीड है। अब नीड कैसे पैदा होती है? दो चीजें, या तो ट्रेंडिंग कल्चर अपवर्ड चला गया है, एक प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। लेट सपोज मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजिकल अगर हम बात करें, मोबाइल फोन्स हैं, गैजेट्स हैं और इस तरह की बहुत सारी चीजें जो कि हम अपग्रेड करते चले जाते हैं। अगर मैं अपने पास पुराना फोन आज की डेट में रख के बैठा हूं, मैं एक दुकान वाला हूं जो कि रिटेल करता है मोबाइल फोन्स की, और मेरे पास कीपैड वाले फोन्स हैं, तो मेरे पास कस्टमर आज नहीं आएगा, बिकॉज कस्टमर माइंडसेट मूव करता जा रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो कस्टमर माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है, मुझे उसके लिहाज से वो डिजायर प्रोडक्ट लाके रखनी पड़ेगी जो कि कस्टमर को अपील करे, अट्रैक्ट करे। यहां पे भी अगेन हमें सबसे पहले स्टेप के अंदर, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के अंदर ये देखना होगा, दूसरे नंबर के अंदर, कि कौन सी प्रोडक्ट को या कौन सी सर्विस को मैं लेकर आऊं मार्केट में, या फिर नीड है उसकी मार्केट में, एग्जिस्ट नहीं करती है या ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, मुझे उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, गैप आइडेंटिफिकेशन, ये हो गया हमारा। कैसे करनी है ये मैंने बता दिया। सेकंड नंबर पे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन सर्च या फिर सर्वे। ये दोनों वर्ड्स आपने पहले भी सुने होंगे। ये आइडिया जनरेशन के लिए ही सब पार्ट है कि अब आपने क्या करना है कि उसके ऊपर वर्किंग करनी है कि मार्केट के अंदर ये कहां पे एग्जिस्ट करता है, कितना % एग्जिस्ट करता है, जो मैं सोच रहा हूं मेरी सोच कितने हद तक ठीक है, क्या ये प्रॉब्लम वाकई में है भी या नहीं है, या ये खाली मेरे लिए प्रॉब्लम है, मेरे अलावा कितने और लोगों के लिए प्रॉब्लम है, ताकि मुझे यह पता चल सके कि मैं जिस आइडिया को या फिर जिस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहा हूं उसके लिए मुझे कितनी बड़ी मार्केट मिलेगी, मैं ये अंदाजा लगा सकूं कि मेरा रेवेन्यू लेवल कहां जाएगा, और साथ में ये भी अंदाजा लगा सकूं कि मैं इन्वेस्टमेंट मुझे कितनी करनी पड़ेगी। क्योंकि जब मुझे अपने कंज्यूमर टर्नओवर का पता होगा तो फिर मैं वहीं से इवैल्यूएट करूंगा कि मुझे इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ उस प्रॉब्लम, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जब नीड की हम बात करते हैं तो दो तरीके से होती है, या तो वो चीज बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती, या तो वो एग्जिस्ट करती है और हमें उसको अपग्रेड करना पड़ता है। सो गाइस, इंफॉर्मेशन सर्च के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल आता है वो आता है सर्च ऑल्टरनेटिव, या फिर हम डिफरेंट चॉइसेस को ऑब्जर्व करते हैं मार्केट में। वो प्रोडक्ट या वो सर्विस या वो प्रॉब्लम जो आपने आइडेंटिफाई किया है, वो उससे पहले, आपके आइडेंटिफाई करने से पहले, उस टाइम पे करंट सिचुएशन में कैसे एड्रेस हो रहा है, कैसे सेल हो रहा है,
किस तरह से मार्केट में अवेलेबल है, किस तरह से लोग उसे जानते हैं, लोगों की उसके साथ ब्रांड लॉयल्टीज कितनी है, क्या पब्लिक शिफ्ट भी होगी, माइंडसेट अपना शिफ्ट भी करेगी या नहीं। लेट सपोज एक एग्जाम्पल दूं आपको कि हम सबको पता है कि कोल्ड ड्रिंक जो है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, बट मैं कोई ऑल्टरनेटिव मार्केट में क्यों नहीं लेकर आता, मैं कोई ऐसी यूजर फ्रेंडली ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करवाता कि कोल्ड ड्रिंक का कोई बेटर ऑल्टरनेटिव हो और उसे जो है वो लोग एडॉप्ट भी कर ले। बिकॉज हमें पता है कि इतना बड़ा थ्रेट है वहां पे यूजर्स की, कंज्यूमर्स की ब्रांड लॉयल्टी टूवर्ड्स दैट स्पेसिफिक ब्रांड पेप्सी और कोको कोला इतनी ज्यादा है कि वो इतनी जल्दी एडॉप्ट नहीं करेंगी। भले आप उनको अच्छा ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करो, मार्केट की एक प्रॉब्लम है, गैप है, सारी चीजें अपनी जगह, बट ब्रांड लॉयल्टी इतना बड़ा फैक्टर है कि आपकी प्रोडक्ट को सक्सेस नहीं होने देगा। सो आपने यहां पे ऑल्टरनेटिव्स को भी अपने माइंड में रखना है और उसके ऊपर भी कंप्लीट वर्किंग करनी है। सो इसी के साथ साथ पॉइंट नंबर 4 भी हमारा जो है वो आ जाता है और वो ये कि चॉइसेस, प्रोडक्ट चॉइसेस हमारे पास मार्केट में कितनी है अवेलेबल। हमारे पास एक या एक से ज्यादा ब्रांड्स हैं, ब्रांड लॉयल्टी एक ब्रांड के साथ है या फिर उससे ज्यादा ब्रांड्स के साथ है। फिर हम वहां पे ये भी देखते हैं कि प्राइसिंग मॉडल क्या है, फिर हम ये भी देखते हैं कि उन प्रोडक्ट की यूएसपीज क्या है। इन तमाम चीजों को कंसिडर करते हुए हम एक आईडीए को बॉन्ड करते हैं, हम एक आईडीए को रिफॉर्म करते हैं। यहां से हमें पता चलता है कि जो सोच मेरे दिमाग में आई थी वो कितने परसेंट इंप्लीमेंटेबल है, मुझे उस पर वर्क करना चाहिए भी या नहीं। सो दोस्तों पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनेटिव्स के साथ जब हम इस पे काम कर रहे होते हैं तो मीनवाइल हम स्लिप होते हुए पॉइंट नंबर 4 पे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अब आप सवाल ये करेंगे कि मैंने इन दोनों को अलग अलग क्यों रखा, बिकॉज जब हम ऑल्टरनेटिव्स देख लेते हैं उसके बाद हमें कुछ और एट्रीब्यूट्स पे भी काम करना होता है, जैसे प्राइसिंग मॉडल हो गया, जैसे उसकी एग्जिस्टिंग मार्केटिंग हो गई, और इसके अलावा उस ब्रांड की या उस सर्विसेज की क्या यूएसपीज हैं, क्या यूनिक वैल्यूज हैं, क्या मार्केट में जितने प्लेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे एक ही सेम यूएसपी पे काम कर रहे हैं या डिफरेंट यूएसपी पे काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें यूएसपी हम कहते हैं, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन को, ये हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। So my dear friends, these are the points, you can say the pillars जिसको दिमाग में रखते हुए हमें किसी आइडिया को सोचना है। अगर आइडिया आपके दिमाग में है तो उसको कंपेयर करना है विद दीज पॉइंट्स। अच्छा, यहाँ पे आपने मुझे एक चीज और बताना है, फीडबैक देना है कि जो मैंने आपसे बातें की मैंने बहुत सिंपल और यू कैन से दैट कि बहुत ही बेसिक वर्ड्स में करने की कोशिश की। मैंने टर्मिनोलॉजीज इसमें यूज नहीं की, यहाँ पे कोई भी बिजनेस टर्मिनोलॉजीज स्पेसिफिकली, क्योंकि बच्चों का सवाल ज्यादातर यही होता है कि सर जो हमें कोर्सेज में या क्लासेस में या लेक्चर जो सेमिनार में बताया और पढ़ाया जाता है हमें वो समझ नहीं आता। हमसे कह दिया जाता है, एक हाई लेवल थॉट शेयर कर ली जाती है, बट उसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट किया जाए वो हमें समझ नहीं आता। तो आई एम हियर फॉर यू, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा। अगर इस वीडियो में से भी कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हुआ हो, आपको समझ ना आया हो, तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जाके, आप उसको लिख दें क्लियरली। सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक के ऊपर जाके आप मैसेज कर दें, मेरी टीम उसको सुनेगी, मुझ तक वो डिलीवर हो जाएगा। मैं आपको अगेन बताऊंगा, गाइड करूंगा। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि ये वीडियो बस वन टाइम बन रही, इसके बाद दोबारा नहीं बनेगी। इसके साथ साथ मेरी कुछ वीडियोस जो कि अभी मैंने क्योंकि हमारा चैनल जैसे स्टार्ट हुआ है और हमने कुछ ही थोड़ी सी 1-2 वीडियोस अभी डाली हैं, तो कुछ लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि सर कौन लोग हैं जो कि आपकी टारगेट ऑडियंस है, या वो कौन लोग हैं जो कि आपके व्यूअर्स हो सकते हैं या आपका चैनल जो है वो देखे, किनको इससे फायदा होगा। तो मैं आपको ये चीज भी क्लियर कर दूं कि भाई आप स्टूडेंट हो या आप कुछ भी करते हो, आपके दिमाग में अगर इतनी
कैपेबिलिटी है कि आप YouTube पे बैठ के कोई वीडियो देख रहे हो, आप टिकटॉक देख रहे हो, आप मोबाइल पे गेम खेल रहे हो, चाहे आप 15 साल की एज है आपकी, चाहे आप 25 साल के हो या 35 साल के हो या 45 साल के हो, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, आपको नहीं मिल रहा पाथ, अगर आपने YouTube की बहुत सी मोटिवेशनल वीडियोस देखी बट स्टिल आप अपनी जॉब से अनसेटिस्फाइड हो और आप ये ढूंढ रहे हो कि यार मुझे क्या करना चाहिए, चाय के होटलों पे बैठ के अगेन अपना टाइम जाया ना करें, अपने उन दोस्तों से बात करके शेयरिंग करके जिनको खुद नहीं पता कि उनके फ्यूचर का क्या होने वाला है, वहां पे अपने इमोशंस को जाया ना करें, अपने लिए गलत पाथ, गलत ट्रैक, गलत गाइडेंस, गलत इंफॉर्मेशन ना लें। आपको ही सिलेक्ट करना होगा कि आपके लिए क्या राइट है क्या रॉन्ग है। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग जाके सर्च करते हैं आइडियाज के बारे में, बहुत सारे लोग जाके सर्च कर रहे होते हैं मोटिवेशन के बारे में, उसके बाद मुझसे आके डिस्कस भी करते हैं अक्सर लोग। इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं कि वहां से आपको गलत गाइड भी कर दिया जाता है, आपको क्लियरली नहीं बताया जाता कि भाई आप ये काम करने जा रहे हो ना कि इससे आपको स्पेसिफिक फायदा क्या होगा। आपको इस पे स्किल सेट ले रहे हो, जरूरी नहीं वो स्किल आपके बिजनेस में काम आएगी, वो आपको एंटरप्रेन्योर बना देगी, नहीं। आप जो है वो जॉब कर सकते हो, आप अच्छी से अच्छी जॉब कर सकते हो, आप फ्रीलांसर बन सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट अगर आपको बिजनेस करना है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको कंपीट करना है वर्ल्ड लेवल के ऊपर, हमें अपने मुल्क को, अपनी नेशन को अपलिफ्ट करना है, अपग्रेड करना है, तो यहां से अपग्रेड करना होगा। उसके लिए हमें सही डायरेक्शन, सही नॉलेज चाहिए ताकि हम सीख सके पहले कि कैसे करना है। इंप्लीमेंटेशन की बात अभी बड़ी बात की है, अभी हम इंप्लीमेंटेशन पे तो जा ही नहीं रहे, बिजनेस आइडियाज पे तो जा ही नहीं रहे कि बिजनेस आइडिया को कैसे निकाल के उसको कैसे एग्जीक्यूशन तक लाना है। और हजारों एलिमेंट्स हैं जो कि मुझे आप लोगों से शेयर करने, तो हर वीडियो के ऊपर अगर आपको लगे कि बंदा बात कुछ पते की कर रहा है तो लाइक करके बता दीजिए कि भाई आपकी बात से हम सेटिस्फाई हैं, और अगर नहीं लगे आपको मेरी बात क्लियर तो आ जाएं कमेंट में और आके लिख दें कि भाई ये पूछना है, मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा इतनी वीडियोस, इतना सोशल मीडिया के ऊपर हम टाइम जाया करते हैं, अगर आप मेरी ये वीडियो देख लेंगे तो आई एम श्योर कि आपका टाइम जाया बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर के आइडिया जनरेट होने के बाद उस आइडिया को हमने सिलेक्ट कर लिया, अब उस आइडिया को लेके हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इसके बाद मेरी आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बिजनेस को जब हम आइडिया लेवल से आगे लेके चले जाते हैं, जब उस पर कंप्लीट वर्किंग कर लेते हैं तो हमें उसको कैसे बिजनेस मॉडल कैनवस में डालना होता है, कैसे प्रेजेंट करना होता है। बेसिकली प्रेजेंट करने के लिए एक टूल है हमारे पास बिजनेस मॉडल कैनवस, और उसके अलावा क्या क्या टूल्स हैं। अगर आप नेशनल या फिर इंटरनेशनल या फिर किसी लेवल पर प्रेजेंट नहीं करने जा रहे, अपने लिए काम कर रहे हो, तो भाई अब दिमाग में चीजों को रखने वाला टाइम नहीं है। हम हर लिहाज से अपग्रेड, अपलिफ्ट होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजीज आगे जाती जा रही है, तो हमें चीजों को ब्लू प्रिंटिंग में लेकर आना है, चीजों को नोट डाउन करना है, और नोट डाउन भी ऐसे करना है उसको डिफाइन करके, वेल डिफाइन करके, उसको डिफरेंट कंपोनेंट्स में डाल के, स्ट्रक्चर्स में डाल के हमें सीखना होगा, ताकि जब हम सीखेंगे तो फिर हम किसी को सिखा भी सकते हैं और हमारे लिए फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, और फिर हमें कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा साथ साथ कि हम रिस्क 100% ले सकते हैं। तो स्टे ट्यून विद मी और सब्सक्राइब कर लें ताकि ऑटोमेटिकली मेरी अगली अपलोड होने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम।